वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। भाई सो मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते हैं गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी आवाज सो मानवता उठाता है। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राम भद्राचार्य के अभद्र टिप्पणी के ऊपर विचार चर्चा। और इसी विचार चर्चा के अंदर हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट संतोष सावित जी, जो ओबीसी के प्रधान प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में सवाल जवाब करते हैं। तो इनका एडवोकेट संतोष सावित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी मानवता न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है जी। जी, धन्यवाद। जी, ये जो राम भद्राचार्य हैं, ये मतलब अपने आप को तो वैसे जगत गुरु कहते हैं, वैसे चेले बनने के लायक भी नहीं है। उन्होंने भी जो है बयानबाजी करी है, तो उसमें उन्होंने जो कहा है भी, अपने जीवन भर मैं आरक्षण का विरोध करता रहूंगा। क्या ये संविधान से अलग नहीं है? इसके बारे में क्या ख्याल आपका जी? जी, आज दिनांक 19/9/2025 को जी वॉइस ऑफ मानवता और वॉइस ऑफ मानवता के सीईओ भाई मेघराज सिंह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि एक ज्वलंत मुद्दे के ऊपर आप ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं। 20वीं सदी का सबसे ज्यादा चर्चित विषय अगर कोई एक है तो भारत के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और समय समय पे इनसे धर्म परिवर्तित किए हुए लोगों के आरक्षण को लेकर है। जी और इसी कड़ी में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने, जैसा कि आपका सवाल है, उन्होंने कहा कि मैं जीवन भर आरक्षण का विरोध करूंगा। ये ये विरोध का जो बात है, ये संविधान और मानवता के विरोध में है। आरक्षण भारत में अनुसूचित जाति को, जनजाति को, पिछड़े वर्ग को, धार्मिक अल्पसंख्यकों को क्यों दिया गया, इसके पृष्ठभूमि की शायद उनको जानकारी होगी। और अगर जानकारी के आधार पर इसका विरोध की बात कर रहे हैं तो अभी भी भारत में वर्णवादी व्यवस्था चाहते हैं, जातिवादी व्यवस्था चाहते हैं, जिसमें ब्राह्मण समाज सर्वश्रेष्ठ रहे, बाकी यहाँ दल अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ण बाह्य रहे, ओबीसी शूद्र बनकर रहे। ऐसी उनकी धारणा है जी। जी जी जी। जैसे हमने देखा है इसके बारे में, फिर उसके बाद में अगर देखें आरक्षण की बात रखते हैं, तो क्या आरक्षण से प्रतिभा का मतलब क्या अपमान होता है किसी का? मतलब इससे इससे इसके पीछे क्या कारण है? मतलब अपमान हो रहा है या सम्मान हो रहा है? इसके के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बड़ा एक सवाल आपने किया है। जी भारत में प्रतिभा आरक्षण के आधार पे, भारत में जो आरक्षित लोग हैं, विशेषाधिकार लोग हैं, उसको भारत के संविधान सभा ने स्वीकार किया, संसद ने स्वीकार किया कि इतिहास काल में आज का जो संवैधानिक पहचान है अनुसूचित जाति एससी, या अनुसूचित जनजाति एसटी, या अन्य पिछड़े वर्ग, इनके साथ इतिहास काल में घोर नाइंसाफी हुई। जी मानवता, मानव जीवन को जीने लायक बुनियादी सुविधा से भी इन्हें बेदखल कर दिया गया। उसकी भरपाई नहीं किया जा सकता, पर कुछ रियायत देकर मुख्य धारा में, भारत के समाज के मुख्य धारा में इनको लाया जाना उचित होगा। इसलिए ये रियायत है। आरक्षण, एक्चुअल जो आरक्षण शब्द है भाई मेघराज सिंह जी, आरक्षण शब्द भ्रामक है। ये जी लोकतंत्र में आरक्षण नहीं, लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व है। लोकतंत्र का प्राण तत्व प्रतिनिधित्व है। लोकतंत्र प्रतिनिधित्व से चलता है, संख्या के अनुपात में चलता है। जैसे भारत, भारत हमारा एक देश है, भारत एक राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र का मतलब है एक बोली, एक संस्कृति, एक जीवन शैली, जीवन की आपसी समानता। भारत में आप देख रहे हैं
हजारों बोलियां हैं, अनेक धर्म हैं, अलग अलग जीवन संस्कृति है, खान पान हमारा अलग है, रहन सहन हमारा अलग है, हम एक देश हैं। और ये कहना कि आरक्षण देने से प्रतिभा का ह्रास हो रहा है, अगर ये सही है तो संविधान लागू होने से पहले क्या भारत में सब ठीक था? यहाँ जो योग्यता है, अगर ये योग्यता उनके कथनानुसार है तो भारत गुलाम क्यों हुआ? जी 98% से ज्यादा अनपढ़ गंवार क्यों बना दिए गए? इस देश में अंग्रेजों के शिक्षा के द्वार महात्मा ज्योतिराव फूले के अथक प्रयास से जब वो विचार किया, वो खोला गया, उस समय भारत में 2.5% लोग ही पढ़े लिखे लोग थे। जी 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 जी। तो जैसे तो मतलब इनके एक बयान और भी आया इनका निकल करके, भाई गृह युद्ध होगा, मतलब गृह युद्ध की वजह बन सकता है आरक्षण। तो ये मतलब किस भावना को मन में रख के इन्होंने बात रखी है सामने? हाँ, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने एक बात बड़े बेबाकी से कहा कि अगर नहीं, आरक्षण, एक तो आप उनको जगत गुरु पता है किस हिसाब से बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रही है। जगत गुरु छोड़ूंगा, चेले पढ़ने के लायक भी नहीं है। मतलब इतनी अंतर जो है ना, भावना भरी पड़ी है, जो मतलब एक ईर्खा है लोगों का। ये जो बयानबाजी चल रही है ना, इसके पीछे एक नफरत है, ईर्खा है, जलस है। भाई इन लोगों को क्यों तरक्की मिल रही है? मतलब ऐसा मुंह से ऐसे बात नहीं निकालता इंसान। कोई भी मुंह से बात निकल जाए, उसके पीछे बहुत बड़े बड़े कारण होते हैं। तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, जो मैंने अभी सवाल किया आपको? जी जी, चूंकि उनको, उन्होंने स्वयं ही ये घोषित किया है, हालांकि जगत गुरु का कोई परीक्षा नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे योग्यता के आधार पे उस उच्च पदों पे लोग आसीन हों। पर उनके द्वारा ये कहना कि आरक्षण के कारण भारत में गृह युद्ध होगा, वो बेबाकी से इस बात को बोले हैं। पर इसका दूसरा अभिप्राय है कि जब से भारत में संविधान है, संविधान अस्तित्व में आया, ये भारत के बहुसंख्य जो लोग हैं, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, अन्य पिछड़े वर्ग हो, या समय पे धर्मांतरित लोग हों, इनकी प्रगति शिक्षा में, नौकरियों में आने के कारण, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में विभिन्न संवैधानिक पदों में आने के कारण कम ज्यादा उन्नति हुआ है। वो उन्नति उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जी जी जी। ये उन्नति को वो पचा नहीं पा रहे हैं। गृह युद्ध किस बात का होगा? लोकतंत्र में हम भारत में के लगभग 145 करोड़ लोग 5 समूह में हैं। हम अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, अन्य पिछड़े वर्ग हैं, सामान्य और धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। हमारी अपनी अपनी पहचान है, हमारी संख्या है, हमारी जीवन शैली है। उसके हिसाब से भारत के समस्त संवैधानिक पदों में हमें अपने संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी चाहिए। आज तक हिस्सेदारी बराबर मिला नहीं, और ये गृह युद्ध की बात कर रहे हैं, ये इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। ये जी जी जी। समाज का कार्य करने वाले, एक्चुअल समाज का नहीं, ये सब धार्मिक कार्य करने वाले जगत गुरु हैं। और धार्मिक कार्यों के कारण जो ये लोगों के द्वारा संवैधानिक अधिकारों को कुचलने का जो बातें चल रहा है, इस तरीके से उन्हें कभी भी भारत में गृह युद्ध क्यों होगा? भारत एक शांति, हमारी प्रगति आपको पसंद नहीं, हम आपके बराबर इज्जत मान से जिए, ये आपको पसंद नहीं, ये बात आप खुल कर कहिए। हिम्मत से हम नीच के गिरा नीच बने रहे, हम गुर्दा। जरायम पेशे में पड़े रहे, हम गरीबी के दलदल में धंसे रहे, हम अशिक्षित रहे, अनपढ़ रहे, गंवार रहे, जाहिल रहे, तो आप गृह युद्ध नहीं होगा। और जी अगर जी। हम इज्जत से, ये विज्ञान का जमाना है, तर्क का जमाना है, तथ्य का जमाना है, सबूत के आधार पे दुनिया चाहे प्रगति करें, तो भारत में युद्ध होगा, ये बात। मेरा अगला सवाल है, जैसे मतलब हम देखते हैं ना इस बारे में, ये जो आरक्षण है जात के नाम पे मिलता है, या मतलब ये कहते भी इस जात की कुछ ये आरक्षण मिल गया, इस जात की आरक्षण मिल गया है, ऐसा मानते हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? ये जो आरक्षण है आर्थिक तौर पर मतलब जात के नाम पर आरक्षण मिलता है, या वर्ग के हिसाब से आरक्षण मिलता है? इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी भाई मेघराज सिंह जी, भारत में 26 जनवरी 1950 के पहले भारत में जाति की व्यवस्था थी।
ब्राह्मण, जी क्षत्रिय, वैश्य और जो शूद्र हैं, शूद्रों की हजारों जातियां, इतनी जातियां कि उनको इकट्ठा करना, जैसे कोई कांच घर के फर्श में गिर जाए, कितना टुकड़ा होता है, जी ऐसे शूद्रों की जातियां ब्राह्मणों ने बनाई। और ये बात RSS के सर संचालक माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कहा कि भारत में जातियां हम ब्राह्मणों ने बनाई, ये हमारी भयंकर भूल थी, अब इसको सुधार किया जाए। उन्होंने स्पष्ट सार्वजनिक रूप से कहा है। अभी जो लोकसभा 2024 का चल रहा था, उसमें भारत सरकार के कद्दावर कैबिनेट मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी ने कहा, नागपुर में सभा में कहा कि जो करेगा जात की बात, उसके सीने में मारो लात। वो भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण समाज ने स्वीकार किया है, और वो इतने बड़े पद में हैं, वो इतने बड़े वो सिग्नेचर हैं, इतनी बड़ी उनकी व्यक्तित्व है कि अब किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। भारत में जाति के नाम पे आरक्षण नहीं है, भारत में आरक्षण या प्रतिनिधित्व वर्ग के नाम पर है। अनुसूचित जाति को आरक्षण मिलता है, ना कि जाति को। अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिलता है, ना कि जाति को। अनुसूचित जाति में 1743 जातियां हैं, हर जाति के 12 से भी ज्यादा उपजातियां। इस तरीके से संपूर्ण भारत में 45,000 के ऊपर जाति और उपजाति शेड्यूल कास्ट के हैं। शेड्यूल ट्राइब आदिवासी समाज में 801 जातियां हैं, एक एक जाति के 100 उपजातियां हैं। ओबीसी के मंडल कमीशन के छानबीन से पता चला कि 3,743 जातियां हैं, और हर जाति का 12 से भी ज्यादा उपजातियां हैं, जिनका आपस में रोटी बेटी के संबंध संविधान लागू होने से पहले नहीं था। इतना छुआछूत। मैं तेली जाति का हूं, मुझे पता है कि हम 12 उपजातियां जो मेरे जानकारी में हैं, जो हमारे आसपास थे, हम आपस में भी हमारा रोटी बेटी का संबंध नहीं था। एक ऊपर तेली है, उसके बीच में है, नीचे, एक साथ हम बैठ के खाना नहीं खा सकते, खा लें तो हमको अपनी जात से बाहर कर देंगे। ऐसी परंपराएं रही हैं। ये तो संविधान के कारण, शिक्षा जी के कारण, साइबर युग आने के कारण ये भ्रांतियां टूट रही हैं और लोग आपस में जुड़ रहे हैं। जी जी तो जी ये कहना कि भारत में आरक्षण जाति के आधार पे मिल रहा है, इसलिए देश का विभाजन, अरे जातियां तो हजारों साल पहले ब्राह्मण समाज ने बनाया। कोई कहेगा कि मैं नीच जाति रहूंगा, और कोई ऊंच रहेगा, और जाति के नाम पे हम नीच रहेंगे? ऐसा भारत ही नहीं, दुनिया में कोई मनुष्य होगा, कोई मानव, जो बोलेगा कि नहीं, जात के नाम पे मुझे नीच बना दो? जी जी। दरअसल ये जानवर सोच सकते हैं, इंसान मतलब जानवर के जिसके जिसके बुद्धि दिमाग नहीं काम करता, वो लोग ऐसा सोच सकते हैं कि भाई कोई नीच रहे तो कोई ऊंच रहे। अभी मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे भारत में जात पात फैली हुई है, चारों तरफ हाहाकार मचा पड़ा है जात पात का, इसमें कि इसकी वजह से बहुत बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं। क्या आरक्षण से जातिवाद फैला हुआ, या संविधान की वजह से जातिवाद फैला? बहुत सारे लोगों का मानना ऐसा है कि संविधान ने जात पात के ऊपर मोहर मार दी है। वो जो जैसे मतलब ST SC OBC की जात पात जितनी भी है, तो संविधान ने मोहर मार करके पक्का कर दिया जात पात, ऐसा मानने सुनने में आता है। तो जात पात जो है ना, ये आरक्षण की वजह से फैली है, संविधान की वजह से फैली है, कारण कुछ और है? जी जी, इस सवाल पे ही मुझे तो आपत्ति है। भारत में भारत में मैंने कहा कि संविधान लागू होने से पहले जातियां थी, जाति की व्यवस्था थी, जाति के नाम पे काम कराए जाते थे, जाति के नाम पे पारा, टोला, मोहल्ला का नाम होता था। पानी अगर ढोढ़ी है, बावड़ी है, वो उसका नाम तक जाति के नाम पे रखा जाता था। फलाने पारा में, फलाने गली में, फलाने जात के गांव में, ऐसी व्यवस्था थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कांच की तरह टुकड़े होकर बिखरे समाज को एक पहचान दी, बिखरे लोगों को एकजुट किया, अनुसूचित जाति के रूप में, अनुसूचित जनजाति के रूप में, अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में, सामान्य के रूप में, धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में, लाखों जाति उपजाति में बिखरे लोगों को भारत का संविधान 5 पहचान देकर देश में
देश के किसी भी भूभाग में अब वो पहचान संवैधानिक है। मुझे अगर मैं अभी छत्तीसगढ़ में हूं, छत्तीसगढ़ में ओबीसी हूं, तो मैं गुजरात में भी ओबीसी मेरी पहचान है, कश्मीर में भी मेरी ओबीसी पहचान है, तमिलनाडु कन्याकुमारी में भी मेरी पहचान है, आसाम में भी अगर मैं जाकर बोलूंगा कि मैं ओबीसी हूं तो मुझे संवैधानिक सुरक्षा मिलेगा। चाहे मैं शेड्यूल कास्ट हूं, मैं देश के किसी भूभाग में शेड्यूल कास्ट ही हूं और मुझे संख्या के अनुपात में भारत के समस्त संवैधानिक पदों में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। और ये कहना कि संविधान जातिवाद को समाप्त किया और वर्ग की व्यवस्था को स्थापित किया, मैं आपको बस 1 मिनट में बात बताना चाहता हूं। भारत में गण की व्यवस्था थी। भारत का मूल जो सामाजिक और संवैधानिक जो ढांचा है वो गणतांत्रिक शासन प्रणाली है। लिच्छवी, मौर्य, कोली, नाग, द्रविड़ ऐसे गण 18 गण का अभी तक पहचान है। गण व्यवस्था ध्वस्त होकर भारत में वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में आया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अति शूद्र का तो जगह भी अति शूद्रों को नहीं मिला वर्ण व्यवस्था में। वर्ण व्यवस्था में 4 ही वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन जो जिनको अछूत बना दिया गया था, जिनको जंगल में खदेड़ दिया गया था, उसको तो पंचम वर्ण भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये बात को सामने लाया संवैधानिक रूप से। और राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने भी कहा, शब्द प्रयोग उन्होंने किया, शूद्र अति शूद्र, 2 शब्द उन्होंने प्रयोग किया कि जो वर्ण व्यवस्था है उसके 4थे नंबर पर जो शूद्र है, इसके अलावा भी भारत में एक बहुत बड़ा संख्या है जो अति शूद्र है। तो आपका जो सवाल है कि संविधान के कारण जातिवाद बढ़ रहा है, संविधान लागू होने से पहले जातिवाद था। जातिवाद में हजारों लाखों टुकड़े में बिखरे हुए समाज को भारत का संविधान 5 पहचान देकर एक बड़ा पुनीत कार्य किया है भारत के संविधान निर्माताओं ने। हम उनको इस मौके पे नमन करते हैं। जी जी जी, मैं लास्ट सवाल है मेरा भी आपसे, और इसमें मैं चाहूंगा कि इसको पूरा थोड़ा खोल के बताएं। आरक्षण का जो विरोध कर रहे हैं, करने वाले जो लोग हैं, इसके पीछे मेन कारण क्या है? मतलब बहुत सारे सोचते हैं कि भाई वो जात की वजह से आरक्षण का मतलब विरोध कर रहे हैं, या सिर्फ मतलब तरक्की की वजह से कर रहे हैं, या कुछ और पीछे का कारण? कितने कितने कारण हो सकते हैं इसके वजह, इसके बारे में बताइए जरा। जी जी, इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कहा कि ब्राह्मण का लड़का 100% लाकर जूते बना रहा है, और जाति का उल्लेख उन्होंने नहीं किया। कहा कि कुछ लोग 4% लाकर कलेक्टर हैं। ये ऐसी भ्रामक बातें उन्होंने फैलाई। इसके लिए उनको इस देश के सामने माफी मांगना चाहिए। ये 4% लाकर भारत में अभी कोई कलेक्टर बना है? ये अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी के प्रतिनिधित्व के ऊपर कुठाराघात है। ये भ्रामक और दुष्प्रचार उनके द्वारा किया जा रहा है। ऐसे लोग भारत में ये सही है कि समय समय पर विभिन्न विदेशी आक्रमणकारी आए, चाहे वो शक हैं, हूण हैं, सीथियन हैं, मंगोल हैं, मुगल हैं, हूण हैं, ऐसे अनेक। इतिहास में तो पढ़ाया जाता है कि दुनिया के इतिहास में कि भारत में आर्य भी विदेशी हैं। डीएनए का रिपोर्ट आप देख लीजिए, डीएनए के आधार पे जो दुनिया में शोध हो रहे हैं उसमें 2 वंश के लोग भारत में हैं। तो ये कहीं ना कहीं नस्लीय लड़ाई भारत में लोग लड़ रहे हैं। ऐसा दिखाई पड़ता है कि एक नस्ल के लोग दूसरे नस्ल को पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। उनकी प्रगति उन्हें हजम ही नहीं होता। दूसरी ये बात है कि भारत में एक तरफ तथागत बुद्ध से लेकर महामानव भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर साहब तक का जो विचार है वो भारत के महान संतों गुरुओं का विचार एक तरफ है, दूसरे तरफ का जो विचार है वो इन लोगों के विरोध में है। ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है, मनुवादी विचारधारा है, जो जाति को मानता है, वर्ण को मानता है, छुआछूत को मानता है, स्त्रियों की गुलामी को मानता है, इस देश के बहुसंख्य लोगों को पशु तुल्य बनाकर रखा है, उसके एक नहीं लाखों उदाहरण हैं। अरे आज आदिवासियों की प्रगति कब से आप देख रहे हैं? अनुसूचित जाति जो अछूत बन के घूमते रहे उनकी प्रगति कब से आप देख रहे हैं? अन्य पिछड़े वर्ग जो शूद्र बनकर घूमते रहे
उनकी प्रगति कब से देख रहे? ये तो संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाकर, और विशेषकर महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अपने विद्वता के बल पर, दूरदर्शिता के बल पे वो जो कर गए, उसका ये परिणाम है कि ये वंचित समाज में कम ज्यादा कहीं कहीं थोड़ा प्रगति दिखाई पड़ रहा है। फिर भी आज देखिए वर्तमान भारत में हालत क्या है, आरक्षण का गलत व्याख्या करना, शिक्षा का गलत व्याख्या करना। भारत हमारा जो पतन है उसका कारण है, किसी भी सभ्यता का वाहक कौन होगा? जिनके अच्छे स्वास्थ्य होंगे। अच्छे जब स्वास्थ्य हैं और अच्छा जब शिक्षा मिलेगा तो एक स्वस्थ सभ्यता का विकास होगा। आज अनुसूचित जाति को देखिए, जनजाति को देखिए, पिछड़े वर्ग को देखिए, हमारा स्वास्थ्य का ही आप हालत देख लीजिए पूरे देश भर में कैसे हमारी जीवन है। शिक्षा का हालत देखिए, प्राइवेट के लिए पैसा नहीं है, सरकारी में पढ़ाई नहीं है। ये सब दुष्प्रचार करने वाले लोग हर जगह आपको मिलेंगे, जबकि सरकार की व्यवस्था के ऊपर हमें भरोसा है। जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ आपको। देखो, मैं आरक्षण की बात रखी हमने पूरे टोटल इसमें प्रोग्राम में। अभी बहुजन समाज को मेरा सवाल खड़ा होता है यहाँ पर कि बहुजन समाज 85% है, 85% मानते हैं अपने आपको, तो हम ये आरक्षण जब मांगते हैं दूसरों, जो छीनने वाले लोगों से मांगते हैं, आरक्षण देने वाले कब बनेंगे? कब अपने आपको आरक्षण देने के लायक बनाओगे? कब आप लोगों ने जो 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 छीन रहे हैं उनको खुद जिनको उनका हिस्सा बनता है वो दे सकते हैं हम। लेकिन एक भारत के लोगों को ये भी मतलब एक गलत फहमी है कि ब्राह्मण जो है ना धार्मिक लोग होते हैं। हमने पहले भी आर्टिकल लिखा था इसके ऊपर कि ब्राह्मण धार्मिक नहीं होते, इनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, कोई जगत गुरु नहीं है। अगर इनके अंदर हिम्मत है कि ये जगत गुरु बन सकते हैं या गुरु भी कह सकते हैं, तो हम 1.25 लाख ब्राह्मणों से विश्व की किसी भी टीवी चैनल पर आकर विचार चर्चा कर सकते हैं धर्म के मसले के ऊपर। तो हम खुला चैलेंज करते हैं इनको कि भाई किसी भी अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो चैलेंज कबूल करें, तो नहीं है तो अन्यथा ये जो है ना बेफिजूल बयानबाजी कर करके अपना टाइम पर जाया ना करें। आज लास्ट में क्या कहना चाहते हैं साहब? जी, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने कहा कि आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए। भारत में अपमान आर्थिक आधार पे नहीं, जाति के आधार पे हो रहा है। और जब आरक्षण की बात आई तो उसका पैमाना था कि भारत में जो जातियां सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं और जिनके साथ छुआछूत होता है, वो अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता उनको मिली। जो जातियां सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं और जो गणतंत्रीय व्यवस्था को मानते हैं, ट्रेड ऑफ ट्राइब को मानते हैं, कबीलाई गुण जिनमें पाए जाते हैं, वो उन्हें अनुसूचित जनजाति आदिवासी के रूप में मान्यता मिली। जो जातियां सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं और जो वर्ण व्यवस्था में सछूत बना के रखे गए, छूने लायक जातियां, कल का शूद्र ही आज का ओबीसी है, आज का ओबीसी ही कल का शूद्र है। ये भारत में संवैधानिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था है, वो कल का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इसको भी थोड़ा ऐड कर लीजिए। अगर भारत की सर्व समाज राज कायम कर सकते हैं। ये जो बात जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने कहा कि आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए। आज किसी के पास बहुत संपत्ति है, उनके दुनिया से जाने के बाद, उनके मृत्युपरांत उनके बच्चे शराब पीकर, जुआ खेलकर पूरे संपत्ति का विनाश कर दें और उनको आरक्षण मिलेगा? जी जी, चलिए अभी समाप्ति की तरफ जा रहा हमारा। आर्थिक आधार पे आरक्षण का कल्पना करना भारत के संविधान के साथ, उसकी मूल भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करना है। भारत में आरक्षण को अच्छी तरीके से, ये कोई नाराजगी वाली बात नहीं है, कुछ नहीं। इसके ऊपर स्वस्थ मानसिकता से बहस होना चाहिए, टीवी में हो, अखबारों में हो, सोशल मीडिया में तो हो ही रहा है कि भारत में असल में आरक्षण का जन्मदाता कौन है। भारत में आरक्षण का जन्मदाता ब्राह्मण समाज है। ब्राह्मण समाज वर्णवादी व्यवस्था में शिक्षा लेना, शिक्षा देना, धन रखना, हथियार चलाना, यज्ञ करना, दान लेना, सारा व्यवस्था अपने पास रखे। क्षत्रियों को उन्होंने 3 अधिकार दिए कि क्षत्रिय शिक्षा ले सकते हैं, हथियार चलाएंगे और धन रखेंगे। उन्होंने वैश्य लोगों को 2 अधिकार दिए, कोई भी वैश्य गुरु नहीं बनेगा, आना पाई आप पढ़ सकते हैं और धन रखेंगे। इसके बाद शूद्रों को ब्राह्मणों ने क्या अधिकार दिया? सेवा करने का अधिकार, कि तुमको ब्रह्मा जी
पूर्व जन्म में तुम जरूर कुछ पाप किए, इसलिए इस जन्म में तुम शूद्र के यहाँ पैदा हुए, बिना मोल का अभी सेवा करो, तो मरने के बाद हो सकता है कि आप अगले जन्म में आपका योनि परिवर्तन होगा, मतलब आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी बन सकते हैं। ये जो काल्पनिक बातें देश में फैलाएगी, कितने लोग मरने के बाद धरती पे आए और ये बताया कि हमने ऐसा ऐसा बड़ा काम किया, सब दान पुण्य किए, इसलिए अभी मेरा जन्म जी 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 शूद्र था, शूद्र के बाद अभी मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बन गया। जी जी बिल्कुल, ये बहुत सारी कहानी भी जोड़ रखी हैं लोगों ने। तो आपका संतोष साहू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बेबाकी से, बेधड़क होकर के, बेखौफ होकर के बातें रखी हैं। हिम्मत से दिखे, थोड़ा हिम्मत दिखाएं, अपने जो हकों को लेना सीखें, और ये वैश्व मानवता हमेशा आप लोगों के साथ में। तो संतोष साहू जी, आपका स्पेशल धन्यवाद। आप जुड़े, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। थैंक यू, सत श्री अकाल। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How Can Mankind Get Ultimate Happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.